आपको सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं। स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट राइट। उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। फ्री क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. CP classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you put. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही. नमस्ते, मेरा नाम मेधा आनंद है. मैंने इस बार 13th रैंक प्राप्त की है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में. ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और DKT के माध्यम से आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से 5th अटेम्प्ट तक अपने ना सिर्फ जज्बे को आगे रखा और बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ी. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस बार के GS में मेरा स्कोर 463 रहा, जो आई थिंक अमंगस्ट द हाईएस्ट स्कोरर्स हैं. साथ ही 310 मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी स्कोर रहा, जिसी ने मुझे इतनी अच्छी रैंक हासिल करने में हेल्प की. शुरुआत हम करते हैं प्रीलिम्स के स्टेज से, जो मुझे लगता है कि पूरे UPSC के जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है. जब आप शुरुआत करते हैं आपको परहैप्स सबसे ज़्यादा डर इसी स्टेज से लगता है और आज के समय में मेरी ये समझ है कि आपको इस स्टेज से एक्चुअली केयरफुल भी होना चाहिए. डरना गलत शब्द होगा, लेकिन आपको डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं. मेरी शुरुआत फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री निकला था और मुझे लगता है कि उसकी रीज़न ये रही कि मैंने इंटीग्रेटेड एक तैयारी की प्रीलिम्स और मेंस साथ में, क्योंकि आप कभी भी इन दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है. ये कहते हुए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग पहली बार बिगिनर्स हैं और अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के मे बी जनवरी या फेब के अराउंड तक प्रीलिम्स फोकस की तैयारी करनी चाहिए, जहाँ मेंस के टेस्ट सीरीज़ वो अपनी दिसंबर जनवरी तक फिनिश करके उसी अटेम्प्ट के जनवरी फरवरी से प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी उन्हें शुरू कर देनी चाहिए. अब अगला सवाल है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए. मैंने अपनी शुरुआत NCERTs पढ़कर करी थी. मैंने 6 to 10th की NCERTs पढ़ी, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की. आप उनको पढ़कर ये पाएंगे कि अधिकतर चीज़ें आपको पता हैं, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं. जैसे कि ज्योग्राफी की बेसिक जो NCERTs हैं उसमें आपको बताएंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन मून, जो बहुत बेसिक है. आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट हर एक किताब से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे आप जॉट डाउन कर सकते हैं. आपने एक बार NCERTs की 6 to 10th ऐसे निपटा ली, आप 11th 12th पे अब प्रॉपर फोकस कर सकते हैं. जैसे अगर ज्योग्राफी में आप 11th 12th देखेंगे तो वो बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड किताब है. उसको ऐसे लिखा गया है कि आपको पता चलेगा कि अर्थ कैसे बना, आपका सोलर सिस्टम कैसे बना, लेयर्स ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वॉल्केनिज्म है. ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी समझ आपको ज़रूरी है. तो 11th 12th की जब आप NCERTs पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी समझ में एक बढ़ोतरी आई है. और मेरा इसमें आपको एक सुझाव ये रहेगा कि प्लीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें. आपको पता होना चाहिए कि मून बनने की क्या थ्योरी है, या फिर बिग बैंग थ्योरी क्या है, या फिर मैग्नेटिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे रिवर्स होता है, हेस की एक थ्योरी है. ये सब आप एकदम क्लियर रखें कि अगर कोई भी सवाल इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए तो आपका प्रीलिम्स में गलत ना हो. इसी तरीके से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जहाँ पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप एक बार अपनी NCERTs कवर कर लीजिए. उसके बाद आप सीधे लक्ष्मीकांत पर जंप कर सकते हैं. आप लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप रियलाइज़ करेंगे कि फर्स्ट रीडिंग में मे बी जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगी या आपको समझ भी नहीं आई, वो आपको 2nd to 3rd रीडिंग में समझ में आना शुरू होंगी कि पार्लियामेंट काम कैसे करता है, लेजिस्लेचर काम कैसे करता है. तो इस सब का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट रीडिंग में ये ना कोशिश करें कि आपको सब कुछ एक साथ समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे आप एक एक रीडिंग उसमें और करेंगे, आपको उसकी समझ भी बढ़ेगी और आपकी जो पोर्टफोलियो होगी वो डाइवर्स हो जाएगी. आप समझेंगे कि कैसे आप हिस्ट्री को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबसे कनेक्ट कर सकते हैं. इसका एक उदाहरण एक सिंपल सा ये है कि अगर किसी जगह पे कोई क्विजीन फेमस है तो वो उसके टोपोग्राफी की वजह से है, वो उसके ज्योग्राफी की वजह से है, वो उसकी कल्चरल हिस्ट्री की वजह से है. और परहैप्स जो आज मैं खाना खा रही हूँ उसका एक हिस्ट्री से लिंक है. अगर किसी समय पर किसी बड़े किंग ने उसको नहीं हेल्प की होती तो आज वो कुजीन शायद मेरी प्लेट पे भी ना होती. ये सब समझ आपके समय के साथ बढ़ेगी. और क्योंकि मैंने खुद 5 अटेम्प्ट दिए हैं, मुझे लगता है कि मेरी डिसेंट इसमें एक जर्नी हो गई है और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ.
सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल के नोट्स पढ़े थे और सर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आपको ज़ीरो के बेस से एकदम 100 पे लेके जाते हैं। आप कोई और भी अपना मटेरियल पढ़ सकते हैं, बट मेरा सुझाव रहेगा आप मृणाल पढ़िए। मृणाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप पूरी तरीके से उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, उनसे अपनी समझ बढ़ाइए, कैसे इकोनॉमी काम कर रही है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, देशों के बीच के ट्रेड कैसे काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारी WTO की पॉलिसीज़ हैं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स हैं, इनमें क्या अंतर होता है, WTO में विवाद क्यों चल रहा है। जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरा ये कहना है रीर होता है, नीर होता है, ये सब आप अच्छे से समझ लीजिए। इन्फ्लेशन कैसे आता है, क्या इसके सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस होते हैं या फिर इसका एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से भी कोई लिंक है, बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ये सब की समझ आपकी विद टाइम धीरे धीरे जब आप मटेरियल पढ़ेंगे तो बढ़ेगी। जब आपने अपनी बेसिक कंप्लीट कर लिया है, एक फर्स्ट रीडिंग में मेरा सुझाव है आप नोट्स ना बनाएं, क्योंकि जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं आपको लगता है कि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप सब कुछ लिख के एक नई किताब बना देते हैं, जबकि नोट्स का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक नई किताब बना दें। आपको उसमें से वो चीज़ें लेनी है जो आपको कम समझ में आई हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो लगभग सेकेंड या थर्ड रीडिंग के अराउंड आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसमें आप वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको कम समझ में आई या फिर आपको मे बी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कभी भी नोट्स बहुत बल्कि ना बनाएं। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या उन्हें शुरुआत से नोट्स बनाने चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं और हम लोग उनको प्रॉपर्ली रख भी नहीं पाते हैं। आप काम डेलीगेट करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये काम डेलीगेट कर दीजिए। जैसे विजन की मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ी, तो उसमें सिंपल से वो हर टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए आपको इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर मिस करें, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको पता रहता है कि चल क्या रहा है। मंथली मैगज़ीन उसको सप्लीमेंट करती है, आपको ये कॉन्फिडेंस देके कि वो जो बिट्स का ट्रीटी थी वो यहाँ तक पहुँची। आपको ये समझ में आएगा कि ठीक है, जो चीज़ मैं पढ़ रही थी पूरे महीने या 3 महीने या 4 महीने, वो ऐसे कल्मिनेट की। और उसके अलावा वो आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट शीट्स भी दे देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप विजन के ही करंट अफेयर्स लीजिए। मुझे लगता है कि सारी कोचिंग्स आजकल बहुत अच्छे करंट अफेयर्स निकालने लगी हैं। मंथली बहुत अच्छे करंट अफेयर्स होते हैं। अगर आपको किसी का फॉन्ट नहीं पसंद या फिर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के करंट अफेयर्स में, आप फ्रीली शिफ्ट कर सकते हैं और किसी और कोचिंग पे आप निर्भर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि आप उस पर स्टिक करें। ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ दें और फिर उसको भूल जाएं। साथ साथ आप मे बी डेली के IAS बाबा के करंट अफेयर्स आते हैं, इनसाइट्स के करंट अफेयर्स आते हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इनिशियल डेज में मैंने इनसाइट्स के करंट अफेयर्स को फॉलो किया था और उसमें वो आजकल एक्स्ट्रा लिंक भी देते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस टॉपिक को समझ सकते हैं। ये एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक बिगिनर के लिए सब कुछ नया है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है और G20 और G7 में क्या फ़र्क है। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं आपको पता चलता है कि ये ग्रुप बना क्यों था और इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्या कर रहा है, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। एक बार जब आपने प्रीलिम्स का GS कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप ये अगर आप एक साल में लेकर चल रहे हैं तो आपने जब अपनी तैयारी की अगले अटेम्प्ट के लिए, तो आप मे बी एक मई जून से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दिसंबर तक आप ये इंटीग्रेटेड रखिए। आप साथ में अपनी मेंस की तैयारी रखिए, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे। बट जनवरी फरवरी में आप अपने गैस शिफ्ट कीजिए और एकदम से प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी शुरू करिए, जिसमें आप खूब सारे मॉक्स लगाएं। यही सब जो किताबें अभी हमने जिनकी बात की, इन्हीं पे पूरी तरीके से फोकस करें और इंश्योर करिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी में भी गड़बड़ ना हो। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, बट कोशिश करिए कि कम से कम में आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो। इसी में एक सवाल ये आता है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए। मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर थी HBTI कानपुर से, मुझे उतनी समझ नहीं थी इन सब्जेक्ट्स की, तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग करने की आवश्यकता है। मैंने वाजीरामन रवि से कोचिंग की थी जस्ट अपने ग्रेजुएशन के अगले साल, और पूरे साल की कोचिंग की थी। मैंने ऑप्शनल भी वहीं से लिया था, मोहापात्रा सर से, और पूरी GS का मेरा जो फाउंडेशन था वो वाजीरामन रवि से था।
वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता था और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता था। बाकी एक समय के बाद आपको खुद इवॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई हाथ पकड़ के बहुत दूर तक इस जर्नी में कभी नहीं ले जा पाएगा। ये जर्नी ऐसी है कि आपको हर किसी की एक अपना रास्ता होगा, हर किसी की अपनी चुनौतियाँ होंगी। आप शायद मेरी चुनौतियों से सीख ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी और मेरी चुनौतियाँ एकदम सिमिलर हों। वो आपके बहुत सारी सर्कमस्टांसेस का एक कल्मिनेशन है जो मेरे और आपके एकदम डिफरेंट होंगे। आजकल के समय में आप CSAT को बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरा आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन रहेगा। जब मुझे याद है कि 18 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि CSAT नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि मैं CSAT में डिसेंटली ठीक करती थी। मेरे 100 से ऊपर स्कोर भी रहा है, 120 130 भी रहा है, और मुझे लगता था कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 80 सवाल करने होते थे और मैं 60 to 70 करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन जो पिछले साल का एग्ज़ाम है 2023 का, इसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी। जो एक कॉन्फिडेंस होता है आपका कि हम तो इंजीनियर हैं, कर लेंगे, वो इस बार मेरा काम नहीं किया और मुझे एग्ज़ाम में ही अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट करनी पड़ी और कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करना पड़ा। तो ये आप पहले से जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि आप किस में बेहतर हैं। क्या आप मैथ्स करने में बेहतर हैं या फिर आप इंग्लिश करने में बेहतर हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक एक्सक्लूसिवली करने से निकालना डिफ़िकल्ट होता है, तो एक मिक्स रखिए। दोनों चीज़ों का एक मिक्स जब आप रखेंगे तो एक सेफ साइड में आप खेल पाएंगे। आपको पता है कि अगर एक चीज़ डिफ़िकल्ट भी आ गई तो एटलीस्ट मैं दूसरा ट्राई कर लूँगा या कर लूँगी। ये कहते हुए कॉम्प्रिहेंशन के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कैसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करिए। देखिए, मेरा एक इसमें सिंपल सा सुझाव है, जो चीज़ आपके कॉम्प्रिहेंशन में लिखी हुई है आप उसका जवाब दीजिए। आप ये मत बताइए कि आप क्या सोचते हैं। जो मेरे अधिकतर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियाँ होती थी कॉम्प्रिहेंशन में, मुझे समझ में आया कि उसमें गलती होती थी, मैं अपनी बुद्धि लगाती थी। आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, आपको ये पढ़ना है कि सवाल में क्या लिखा है। जो पूरा पैसेज है उसकी कुछ एक समरी है, आपको समरी के हिसाब से जवाब देना है। उसमें ऐसा हो सकता है कि सीता जो है वो किसी लड़के का नाम है, बट क्योंकि हमारे दिमाग में है कि सीता तो लड़की होती है तो हम लोग उसको वो टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। बट उसमें जो उसकी समरी है, अगर वो कहता है कि सीता ही है तो आप सीता को ही ट्रीट कीजिए और उसके हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है इसी पॉइंट पे काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। हम उसे मॉरल एस्पेक्ट पे जज करते हैं, एथिकल एस्पेक्ट पे जज करते हुए एक आंसर बनाते हैं, जबकि वहाँ पे आपको जजमेंटल नहीं होना है, एकदम फैक्चुअल रहना है। जो पैसेज में लिखा है वही उसका जवाब है और वही आपको टिक करना है। 4 ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे, बट जब आप एक ये वाले लिथमस टेस्ट से पास करेंगे कि नहीं, क्या ये पैसेज में लिखा है या ये मेरी समझ है। इन्वायरमेंट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर उसमें लिखा है कि इन्वायरमेंट को बचाना गलत है और आपको लगता है कि सही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इन्वायरमेंट को बचाना सही है को टिक कर देंगे, जबकि वो पैसेज की डिमांड नहीं है। पैसेज कह रहा है इन्वायरमेंट को बचाना गलत है, आप उसी को टिक कीजिए। जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जहाँ मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि उस वक्त इतने डिफ़िकल्ट पेपर्स नहीं आते थे और CSAT टफ़ होने की वजह से कट ऑफ कम नहीं जाती थी। अब ये होने लगा है, जैसा कि इस बार आपने देखा 75 कट ऑफ रही है GS की। वो इसीलिए रही क्योंकि काफ़ी लोग CSAT में नहीं कर पाए और बहुत कम मार्जिन से CSAT को मिस करना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। तो आप पहले से फोकस करिए, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपके फोटे होते हैं, आप उनको फोकस कर लीजिए कि ये सवाल तो मैं करने ही वाली हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। उसको आप कर लीजिए और बाकी के कुछ ट्रिक्स याद कर लीजिए। जैसे ट्राइंगल्स के विद इन ट्राइंगल्स होते हैं, इनका कुछ फॉर्मूला होता है कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो आप अगर चाहें तो उसको याद कर लीजिए ताकि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाए और वो जो 27 क्वेश्चंस करने पे आपका CSAT का कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो आपका ईजिली हो जाए। जब आपने CSAT की तैयारी अब आप कहेंगे कि कब से करनी चाहिए, तो मे बी एग्ज़ाम के 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आप अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप 1 महीने 2 महीने पहले प्लीज़ रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हैं CSAT में, तो आप अपने अनुसार ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसकी कोचिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल CSAT बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। और मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSAT बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है और आपको उसकी पूरी तैयारी करनी होगी।
सेम ही केस है जीएस के प्रीलिम्स के पेपर का। जब आप उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इसमें आप 2 स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। एक है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और तब आप फिर वो कट ऑफ के आगे पहुँचे, ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। और दूसरा होता है कुछ लोग जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जो मे बी 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 62 सही होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो वो आप मॉक्स से अपने आप को समझ जाएंगे कि मैं 60 ही करके आता हूँ लेकिन मेरे 58 सही रहते हैं। गुड फॉर यू, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चंस मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो आप 85 तो एक वो स्वीट स्पॉट है ही, उसके ऊपर आप जाइए। मेरी स्ट्रैटेजी 90+ की रहती थी। मैं हर एग्ज़ाम में 90+ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ये आप अपने मॉक टेस्ट से समझ जाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके लिए ऑप्टिमम है। और ये हर किसी का अलग अलग होगा, इसमें आप कम्पीट मत करिए। आपको कट ऑफ के पार पहुंचना है, ज़्यादा या कम सवाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सवाल से आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जैसे मेरे होते थे कि 90 में से 60 के अराउंड 60+ सही और 30 माइनस कुछ गलत, तो उससे मेरा काम चल जाता था, मैं कट ऑफ के पार हो जाती थी। ऑल्दो अब तो 75 हो गई है, तो आपको और उसमें मैनेज करना पड़ेगा कि आप कितने सही और कितने गलत कर रहे हैं। I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में सर। Shekhar sir's YouTube videos proved to be a very helpful. I also joined answer writing. I also joined Destiny's and Sleepy classes. I completely relied on your channel. अगर आप मुझसे पूछें कि प्रीलिम्स की मेरी क्या सीख रही पिछले 5 साल के अपने हर कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट की, तो मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं और आपको इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने की वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भूल जाते हैं। मेरी जो अपनी समझ है वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, आपको कुछ और भी ठीक लग सकता है और आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना प्लान बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एंशिएंट और मेडिवल उतने मार्क्स फेच नहीं करते जितना उनमें एफर्ट लगता है। आप बहुत सारे दिन लगा के मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें से मे बी एक क्वेश्चन आपका सही हो, 3-4 क्वेश्चंस फिर भी आपको मे बी हवा ना लगे कि कहाँ से आए। और ये एक बहुत जनरल ट्रेंड है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है। तो मेरा समझ ये थी कि मैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ती थी और मुझे लगता था कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। और ये कहने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले साल और उसके पिछले साल जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आए वो जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, उसमें से नहीं आए। और वो आए थे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, जो किताब है शेखर बंदोपाध्याय सर की, वो उससे वो क्वेश्चन रुक्माबाई का एक क्वेश्चन आ गया था। अब इसमें आपको लग सकता है कि क्या फिर मुझे हर तरीके की किताब पढ़ने की ज़रूरत है? परहैप्स नहीं। एक क्वेश्चन अगर एक किताब से आ रहा है, अगर आपके पास समय है बेशक पढ़िए, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है आप पढ़ लीजिए, लेकिन इतने को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें 75 मार्क्स चाहिए। तो 75 के लिए हम एंशिएंट मेडिवल को मिस आउट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर सकते हैं जो हमारी स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है, मे बी 10-15-20 लोगों को आता होगा, गुड फॉर देम, आप छोड़ सकते हैं, ताकि अगर कम समय में आपको तैयारी करनी हो तो भी आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। जो भी आपकी ग्रुपिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? एक प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जिस पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम काउंट करते हैं। आप समझिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ आपके देश के लिए बट इंटरनेशनली, और इसीलिए उस पर सवाल आ रहा है। अधिकतर सवाल अब ऐसे नहीं आते कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आप इसे याद करने में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, उससे रेयरली एक सवाल आएगा। बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि G20 जो है वो काम क्या करती है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे जो ये कहेंगे कि G20 इस फील्ड में काम करती है, इस चीज़ से रिलेटेड काम करती है। और जब आपको उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि G20 बना क्यों था, किस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना था, तभी आप उस पर टिक कर पाएंगे। अगर WTO की कोई इशू चल रही है इंडिया के साथ, अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर है, वो उस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट हमें विजिट करते हैं, जैसे कि अभी फ्रांस रहा, हमारी उससे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे,
तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमें बेसिक जो ट्रीटीज़ हैं फ्रांस के साथ वो हमें पता हो कि कैसे कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या हमको उनमें ध्यान रखना है। तो आप उस साल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरीके से गेज कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। मुझे याद है कि 2021 में प्लेसेस इन न्यूज़ पे 2-3 सवाल थे जहां आपको सिर्फ मैच करना था, और जैसे कि अभी वॉर चल रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे प्लेसेस इन न्यूज़ हमारे बढ़ गए हैं। तो आप उन प्लेसेस इन न्यूज़ का ध्यान रखिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पे पड़ता है, और एक रफ आइडिया आप रखिए। आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, बट समवेयर आप थोड़ा एलिमिनेट करते चलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये कहते हुए पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी से हर साल बहुत ही फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। वो आपको ये कह देंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शन में अलग होता है और उनके रिमूवल का अलग प्रोसेस होता है। आपको ये प्रोसेसेस पता होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप खुद मिस आउट कर रहे हैं। जैसे कि एक पिछले साल भी प्लेसेस इन न्यूज़ पे मुझे अचानक से सवाल याद आता है जिसमें था कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो ये आप उसमें फ़िट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में अगेन मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जैसे कि वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्या फ़र्क है, आपकी रिंग ऑफ फायर बेल्ट्स होती हैं उसमें क्या फ़र्क है, जो आपके फेरल सेल होते हैं, हैडली सेल होते हैं, इस पे सवाल आ सकता है। अगर कोई ऐसा फिनोमिनन हुआ है जो जैसे कि एक मुझे याद है साइक्लोन था, उसने लैंडफॉल करके और फिर अपनी स्पीड पिकअप कर ली थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कुछ नया हुआ है। या फिर अगर कोल्ड वेव चल रही हैं या कुछ भी जेट वेव्स में हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए कैसे चलती हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो शुरुआत उसकी कैसे होती है, मॉनसून अगर कुछ गड़बड़ा गया है, एल नीनो, ला नीना, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इन्वायरमेंट में भी कुछ ऐसे ही है, जैसे कि आपके COPs होते रहते हैं, आपके बहुत सारे कन्वेंशन हैं, UNCCD है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, कॉप्स आपकी अलग अलग हो रही हैं, पेरिस क्लाइमेट डील है, ओजोन आपका प्रोटोकॉल है। इन सब की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक वन वर्ड, और आजकल जो UPSC का पैटर्न है वो हो भी ये गया है कि वो आपको एक फ्रेमवर्क दे देते हैं और कहते हैं कि ये किससे लिंक्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से लिंक्ड है, और अगर आप उसका सेंस बना लेंगे तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखिए। ये सोचिए कि जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर कोई लोकल न्यूज़ है, कोई किसी के साथ भाग गया काइंड ऑफ, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो गया है कि इसी शहर में हुआ है और कोई जोग्राफिकल फिनोमेना हुआ है या कोई एक्सकेवेशन हुआ है और कोई हड़प्पा के टाइम की चीज़ मिल गई है जो ओरिजिनली इस एरिया में नहीं पाई जाती थी, तो आप समझ जाइए कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और उसके अलावा आप फिर भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले दिन आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत कुछ छोड़ दिया है, और ये एक कॉमन फीलिंग है जो हर किसी को आती है। बहुत डर भी लगता है। एग्ज़ाम के सुबह भी आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या इसमें एग्ज़ाम में दे दें और मुझे आता होगा या नहीं आता होगा। बट देखिए, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक दिन पहले, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी, प्री से एक दिन पहले हाफ डे मैं बना लेती थी। उसमें मैं अपनी लाइब्रेरी में सब बंद करके और फिर मैं एकदम शांत बैठ जाती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो मेरी साल भर की मेहनत है वही काम आएगी, और थोड़ा लक काम आएगा, थोड़ा पेरेंट्स की आपको विशेस काम आएंगी, और हम कुछ नहीं कर सकते वो सब उस स्थिति के बाद। तो मेरी ये आपको भी सुझाव रहेगी कि आप एक कट ऑफ डेट वो कर लीजिए, जिस दिन प्रीलिम्स है उसके एक शाम पहले, एक दोपहर पहले आप बंद कर दीजिए। अब जो भी है वो आप पढ़ चुके हैं, और इतना वास्ट सिलेबस है अंडर द सन कि अब आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि अगर मैं ये कर लूँगा तो ये तो 100% आ जाएगा। आप उसको क्लोज़ कीजिए, CSAT रिवाइज़ कर लीजिए, मन को शांत रखिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मैं जानती हूँ। और ओवर द ईयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। आप अपने मन में ओवरथिंक कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हो सके तो एक अच्छी नींद लीजिए, बट इसके स्ट्रेस में मत आइए कि मुझे एक अच्छी नींद लेनी है। बहुत बार जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छी नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैंने नींद नहीं ली तो फिर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आई। तो आप एकदम आराम से आप लाई डाउन की कर जाइए, आप अपना लाइट्स ऑफ करके आराम से, और नहीं नींद आ रही तो इसकी टेंशन में ना आए। एक एस्पिरेंट जो कि स्पेशली एक बिगिनर फेज़ में होता है, उसके लिए
नींद ना आना भी एक बहुत स्ट्रेसफुल बात हो जाती है कि ये अगर 6 घंटे की कंप्लीट नहीं हुई या 8 घंटे सर ने कहा था और ये तो अभी आ ही नहीं रही है और 3 बज रहा है और सुबह एग्ज़ाम है। कोई बात नहीं, मत आने दीजिए, जस्ट गो अहेड विद इट और जगते रहिए, देखा जाएगा। अगले दिन हम लोग आराम से अपना नींद को कवर कर लें। आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रीलिम्स जिस दिन आप दे कर आएंगे उस दिन आपको वैसे भी आधी नींद नहीं आएगी और अगले दिन वो आप कितने भी थके हुए हो, कुछ भी हो, आप वो उस एक्साइटमेंट में बैठे रहेंगे। और अगर आप दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो पार्क में बैठे हुए एकदम इधर उधर देख रहे हैं कि ये तो हो गया, वो एक बैंडेड की तरह होगा जो एकदम से खिंच जाएगी और आप उस तरफ पहुंच जाएंगे डी डे के। ये मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी जो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, आप इस पर फोकस करिए। एक सवाल जो सबके मन में आई थिंक बहुत ज़्यादा रहता है वो रहता है कि टेस्ट सीरीज़ कितनी करनी है और किस किस की करनी है। देखिए मेरे 5 अटैम्प्ट हो गए हैं तो एवरीथिंग अंडर द कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ट्राई किया ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास रहता नहीं, प्लस आप बहुत स्केर्ड रहते हैं। तो जैसे कि अभ्यास के लिए कहा जाता है विजन के या फिर इवन विजन IAS की जो टेस्ट सीरीज़ का मटीरियल है वो पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव मटीरियल है। आप फोरम के भी टेस्ट दे सकते हैं, आप इनसाइट्स के भी दे सकते हैं, आप IAS बाबा के भी दे सकते हैं। ओवर द ईयर्स मैंने लगभग सभी के टेस्ट दिए हैं। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स आते थे वो मैं दे दिया करती थी। इसमें कितने टेस्ट करने चाहिए ये आपके टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और आपकी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बिगिनर है तो मुझे लगता है कि आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ उठाइए जिससे आप कंफर्टेबल हो और उसको थरोली दे दीजिए। अगर उसके 32 टेस्ट हैं तो आप 32 के 32 कोशिश कीजिए कि आप दे दें। एट द एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ तो रह ही जाते हैं, 28-29 आप दे पाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगा, कोई बात नहीं, बट आप उसको देते रहिए। अगर आप एक एडवांस स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे हैं तो आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि अब आपको वो समझ है और आप अगर कोई बुरा स्कोर आता है उससे कोप कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ के स्कोर पे अपने आप को जज ना करें। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में जो अभी नए हैं और वो बच्चों को ये बताने के लिए कि यू आर नॉट इनफ और आप नहीं कर सकते, वो इतने डिफ़िकल्ट पेपर्स बनाते हैं कि आपको लगेगा कि मुझे पहले इससे कोचिंग ही ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा या मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगी। आप ऐसा ना सोचें, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपने एक अलग माइंडसेट से चल रहे हैं, आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ लीजिए, विजन की ले लीजिए, इनसाइट्स की ले लीजिए, IAS बाबा की ले लीजिए, फोरम की ले लीजिए, ये सब नॉर्मल टेस्ट बनाते हैं। इसमें आप कोशिश कीजिए, वाजीराम की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। वाजीराम की टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली बहुत कंसेप्चुअल रहती है, तो वो डिफ़िकल्ट भी लगेगी आपको, बट वो बुरी नहीं होती इन द सेंस कि वो आपको अननेसेसरी पुल डाउन नहीं कर रहे, वो आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे टेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ रखिए कि मुझे कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ देना ठीक रहेगा। जो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आप मत दीजिए उन टेस्ट को, क्योंकि क्या होता है जब हम तैयारी शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ 35 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें लगता है कि 75 कट ऑफ है और यहाँ तो सिर्फ 35 आ रहा है। मेरे समय में 100 के अराउंड कट ऑफ रहता था और जब आपके उसमें 30-40 नंबर आते थे तो आप बहुत डिसहार्टन हो जाते थे। बट आप ये समझिए कि वो एक उनका अपना माइंडसेट है, आप उस तरीके की टेस्ट सीरीज़ से बिल्कुल दूर रहिए। आप एक आधी पेपर देंगे, आप समझ जाएंगे कि ये टेस्ट सीरीज़ इसके लायक नहीं है, और उसको जज करने का एक ही तरीका है, वो है PYQs। जब आप देख रहे हैं कि PYQs किस तरीके के आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत फैक्चुअल चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बहुत डिफ़िकल्ट मटेरियल वाली कोचिंग्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ बहुत डिफ़िकल्ट बना रही हैं, आप उनको कोशिश करिए कि छोड़ दीजिए। और जैसे कि बहुत सारी कोचिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि IUCN स्टेटस क्या है स्पीशी का, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में आए। आपने 15,000 स्पीशीज़ याद कर ली और वो 15,000वीं एकवीं आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? इसका रिटर्न उतना नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको अगर नहीं याद आ रहा है कि कौन इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, इसमें एक स्मार्ट वर्क ये हो सकता है कि जो एक्सटिंक्ट हैं वो आपको पता हो, या जिसका अभी स्टेटस कुछ बदला है, जैसे एक बार बीच में स्नो लेपर्ड का बदला था, तो आप उस पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अब वो एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी आ गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस फूड चेन के लिए, उस पूरे इकोसिस्टम के लिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप भूल नहीं सकते हैं इस केस में, और आप जितनी आपको सुविधा लगे उतनी आप टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट सॉल्व करने पे कोई अपर लिमिट मत बांधिए, एक लोअर लिमिट बांधिए अराउंड 20 to 25 टेस्ट्स, क्योंकि उससे क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव आपका कवरेज हो जाता है। डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ को एकदम अवॉइड कीजिए, ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए जब वो मार्क्स कम आते हैं ना तो वो एकदम सदमे की तरह होता है।
और उस वक्त कोई नहीं होता जो उसका वो दुख साझा करेगा। तो आपको ये खुद अपने आप से समझना होगा कि ठीक है, अगर कोई गल्फ का क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है कि कौन सी स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि उस साल वो चीज़ इम्पॉर्टेंट रही है। बट अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका तुक नहीं बैठ रहा है, आप समझ जाएं कि ये कोचिंग वाले ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस झांसे में नहीं आना है। नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कोचिंग बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली उसमें फैक्चुअल चीज़ें डाल के गड़बड़ कर रही हैं। मैंने 5 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 बार मेरा प्री नहीं निकला है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इसीलिए इतनी इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ क्योंकि ओवर द ईयर्स मैंने जाना कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता है। इससे होता है कि आपके मॉक टेस्ट आपको कितना वैल्यू एडिशन में हेल्प कर रहे हैं, आप कितनी चीज़ें उसमें साझा कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप इस मॉक से अपनी समझ बढ़ाइए। CSAT को बिल्कुल ना इग्नोर करें, CSAT को अच्छे से करें। एग्ज़ाम वाले दिन फाइनल जो आपका रह जाएगा वो एग्ज़ाम वाले दिन अपना बेस्ट देना है और उसका प्रेशर नहीं लीजिए कि मुझे तो बेस्ट ही करना है, मैं तो कुछ भी बेस्ट से कम नहीं करूँगी। ठीक है, आप एक नॉर्मल जैसे टेस्ट देने जाते हैं, बहुत सारे आजकल टेस्ट भी होने लगे हैं। नेक्स्ट IAS का अनुभव होता है, अभ्यास होता है विजन का, इसी तरीके से इनसाइट्स के भी आई थिंक स्टेप अप सीरीज़ होती है जिसके वो फुल टेस्ट कराते हैं। आप इन टेस्ट में जाकर बैठ जाइए और दोनों के टेस्ट दीजिए, GS भी दीजिए, CSAT भी दीजिए। जब आप दोनों देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या मैं इतने पूरे दिन में अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्टेड तो नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो अपने बैग में एक चॉकलेट रखिए, थोड़ा ग्लूकॉन-डी का पानी रख सकते हैं आप, क्योंकि गर्मी तो देखिए रहेगी ही और जो आपका सेंटर रहेगा उसमें AC नहीं रहेगा। जो आप लाइब्रेरी में अगर पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात की भी आदत डालनी पड़ेगी कि जब वो लू की हवा पंखे की हवा के साथ मिक्स होके आएगी तो वो भी आपको ड्रेन करेगा। तो एक पानी की बोतल ज़रूर रखिए। अगर आपको और लगता है कि शुगर आपकी नीचे जा सकती है, एक चॉकलेट रख लीजिए और सुबह टाइम पे पहुंचिए। मैंने 1-2 कैंडिडेट्स को देखा है वो लेट हो जाते हैं और वो हड़बड़ी जो होती है, हो सके तो एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर अगर कहीं दूर पड़ा है तो उसको देख आइए कि कहाँ पर है। एग्ज़ाम वाले दिन ढूंढ के और फिर खोज के वहाँ पहुँचना मैं नहीं एडवाइस करूँगी। आपको पहले पता होना चाहिए कितने मेट्रो स्टेशन दूर है, कहाँ आपको जाना है, कैसे आप पहुँचेंगे, रास्ता क्या है। वो आपके गूगल मैप, कभी गूगल मैप्स गड़बड़ कर जाते हैं उसमें, क्योंकि 2-3 कन्या इंटर कॉलेज होते हैं उसी जगह में और आप गलत कन्या इंटर कॉलेज में चले जाते हैं। टाइम पे पहुंचिए, पहले से देख लीजिए, पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए उस दिन, क्योंकि और कुछ आप कर नहीं सकते एग्ज़ाम से जस्ट पहले, और कोशिश करिए कि शांत मन से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए सारे ही स्टेज। थैंक यू।